गया है, यानी एनसीईआरटी बुक पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आज का जो पहला प्रश्न है वो है वायुमंडल के विभिन्न गैसों को घटते क्रम में सजाइए। ठीक है, वायुमंडल में जितने भी गैस विद्यमान हैं, यानी वायुमंडल का जो संगठन है उसमें कई गैस, जलवाष्प, धूलकण आदि सम्मिलित हैं। तो उनमें से जितने भी गैस हैं उनके घटते क्रम में उसे सजाना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं। पहला है नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, नियॉन। दूसरा में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद छूट गया है कुछ, चलिए नियॉन को ले लेते हैं। सी नंबर में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। डी नंबर में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों फटाफट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे अधिक जिन गैसों की मात्रा जो सबसे अधिक है वायुमंडल वो है नाइट्रोजन, जो 78% है। कितना है? 78% है। ऑक्सीजन है 21%। उसके बाद आता है आर्गन। ठीक है, आर्गन जो है 0.93% है, चलिए 0.93% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना है? 0.03%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। उसके बाद आ जाता है नियॉन, हीलियम, ये सभी आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की परत को कहते हैं। पृथ्वी के जो चारों तरफ चादर के रूप में जो मोटी चादर के रूप में वायु की जो परत फैली है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्रश्न यही कह रहा है कि पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल, ऑप्शन नंबर सी जैवमंडल और ऑप्शन नंबर डी स्थल मंडल। चलिए आप लोग भी बनाते जाइए। ये जितने भी प्रश्न है वो 7th क्लास के एनसीईआरटी बुक से लिया गया प्रश्न है और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 20 सही है, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के सम्मिलित रूप को कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? इसके जितने भी सम्मिलित रूप हैं, ठीक है, उससे जो बना सम्मिलित रूप है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण, जैवमंडल, अजैवमंडल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग भी बनाते जाइए और यह भी पता चल जाएगा आपको कि एनसीईआरटी बुक पे आपका कितना पकड़ है। और ये सभी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यह किसी अन्य बुक से भी लिया गया नहीं, यह सारे एनसीईआरटी बुक पे आधारित प्रश्न है। और दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए इसका आंसर जो होगा वह है जैवमंडल, ऑप्शन नंबर बी। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल की जो सम्मिलित रूप है उसे हम लोग जैवमंडल, क्योंकि जीवन के विकास के लिए मानव या पशु इनके रहने के लिए जो स्थान है उन्हें स्थल मंडल यानी स्थल का भी आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, वायुमंडल उसे वायु की आवश्यकता है। जब तक ये तीनों उसे उपलब्ध नहीं होगा तब तक जीवन का विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। ऑप्शन 4 नंबर में क्या? निम्नलिखित में से प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ठीक है, पारितंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे
घास पारितंत्र है, मरुस्थल पारितंत्र है, जल पारितंत्र है, ठीक है, कई ठीक है। सभी जलवायु क्षेत्रों के वहाँ के स्थान, वहाँ के जलवायु के आधार पर वहाँ का जो पारितंत्र है वो अलग अलग होता है, ठीक है। वहाँ की वनस्पति अलग होती है, वहाँ रहने वाले जीव अलग होते हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसा कि रेगिस्तान का जो पारितंत्र, वहाँ के वनस्पति जीव के रहने का जो तौर तरीका है वह ठीक क्या है कि घास वाले क्षेत्रों से भिन्न होगा, पर्वतीय क्षेत्रों से भिन्न है। तो उसी प्रकार जो है निम्नलिखित से प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वन, दूसरा तालाब, तीसरा झील, चौथा नंबर बगीचा। ये चारों में से कौन ऐसा एक पारितंत्र को निकालना है जो प्राकृतिक पारितंत्र से मेल नहीं खाता, यानी वह क्या है, मानव निर्मित पारितंत्र है, ठीक है। वह मानव निर्मित पारितंत्र इनमें से कौन एक है, बस वही में निकालना है। चलिए बनाते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर आप अपना आंसर दीजिए। आप जितने भी प्रश्न सही कितना बना पाते हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही है, बगीचा जो है वह मानव निर्मित पारितंत्र है या प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कितने को 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा किस वर्ष किया गया था? 5 जून पर्यावरण दिवस मनाने की जो घोषणा है वह किस वर्ष किया गया था, ठीक है। चलिए फटाफट बनाते जाइए। ऑप्शन नंबर ये जो है वह सही है। 1972 ईस्वी में, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो हुआ था, प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन इसे भी कहा जाता है, ठीक है। पर्यावरण जो सम्मेलन था पर्यावरण से संबंधित, यह प्रथम 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत उन्हीं के अगुवाई में यह हुआ था, ठीक है, 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? चिपको आंदोलन, यह हम सभी जानते हैं। चिपको आंदोलन बहुत ही फेमस एक ऐसा आंदोलन है, ठीक है, पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित आंदोलन है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? चलिए थोड़ा वक्त दे रहे हैं, बनाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, कई बार एग्जाम में रिपीट भी किया जा चुका है। दोस्तों इसमें जितने भी हैं नाम हैं सभी ने चिपको आंदोलन में अपना नेतृत्व यानी अपना जो है योगदान दिया है, ठीक है, उस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है। गोरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, जो चारों हैं वो सभी ने अपना योगदान चिपको आंदोलन के में अपना भागीदारी निभाया। लेकिन उनमें से जो सर्वप्रमुख है यानी उनमें से जो सबसे जिनका ऊपर नाम आता है, आगे बढ़ के जिन्होंने अपना काम किया, वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। उत्तराखंड में यह सबसे प्रथम जो है चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों को, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 परतों में बांटा था, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 परतों में किन्होंने बांटा? जैसे कि जो है मेंटल, पहला है क्रस्ट मेंटल और दूसरा है क्रोड या कोर जिसे कहते हैं, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर। यह जो 3 परतों में धरातलीय भाग को जो बांटा है वो कौन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इन्हें 3 भागों में बांटा है? वेगनर, स्वेस, हेरिहेस, डेविस। चलिए बनाइए। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है,
ठीक है, कहीं और जगह से क्वेश्चन नहीं लाया गया, सभी एनसीईआरटी बुक जो 7th क्लास के हैं भूगोल उसी से लिया गया है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटा था स्वेस महोदय ने। स्वेस महोदय जो ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में, इन्होंने क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है, क्रस्ट मेंटल जो कोर है, एक ये क्रस्ट मेंटल कोर, ये 3 परतों को किसने बांटा? स्वेस महोदय ने ही बांटा था, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निकेल और फेरस से मिलकर बना है, निकेल और फेरस से मिलकर बना है, ठीक है, कौन सा परत? क्रस्ट, मेंटल, कोर और स्थलमंडल। यानी धरातलीय भाग में पृथ्वी का आंतरिक भाग का जो जो भी हमने श्रेष्ठ महोदय ने जो डिवाइड किया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सभी जो मंडल हैं या जो धरातलीय भाग हैं, उनमें से सबों का जो बनावट है, ठीक है, धरातलीय जो बनावट है, आप जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाएंगे उसकी बनावट की जो प्रकृति है, रंग रूप, सभी में आपको परिवर्तन दिखेगा। जैसे कि आप कभी देखते हैं कुएं को काटते हुए आप लोग देखें, कुआं खोदते हुए आप देखेंगे कुछ नीचे के बाद जो मिट्टी का जो परत है आपको अलग अलग रंगों में दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा ही निकेल और फेरस से मिलकर बना है, कौन ऐसा परत है जो निकेल और फेरस से मिलकर बना है? क्रस्ट, मेंटल, कोर या स्थलमंडल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग नीफे कहते हैं। क्रोड को क्या कहते हैं? नीफे। निकेल और फेरस यानी लोहा और नीफे को निकेल से ज़्यादा मिलकर, यानी लोहे की जो मात्रा सबसे अधिक पाई। यही कारण है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है चुंबकीय जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो लोहा से अधिक बना हुआ, लोहा का जो अंश है वो अधिक पाया जाता है, ठीक है। क्रस्ट जो है जिसे हम लोग सियाल कहते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम, क्रस्ट भाग हो सियाल से बना है, सिलिका और एल्युमिनियम। दूसरा है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। चौथा है नीफे, ठीक है, निकेल और फेरस से मिलकर बना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के नीचे जाने पर, ठीक है, धरातल के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में वृद्धि होती है। आप जैसे जैसे धरातल के नीचे जाएंगे, ठीक है, ये अर्थ का त्रिज्या है, ठीक है, अब इसके नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे तापमान में हमें वृद्धि होगी, ठीक है, तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे एक माप है, ठीक है, प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में वृद्धि होती है। कितना वृद्धि होती है? कितना डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है? वही हमें आंसर में ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए में है 1.5 डिग्री सेल्सियस, बी में है 1 डिग्री सेल्सियस, सी में है 2 डिग्री सेल्सियस और डी में है 5 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर है, क्योंकि प्रत्येक 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान में वृद्धि होती है। और जैसे जैसे हम बहुत नीचे तक जाएंगे, 100, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर बाद जाएंगे, तो तापमान में जो वृद्धि उसमें भी अंतर पाया जाता है, ठीक है, उसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस, प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, लाल किला, लाल किला का जो निर्माण हुआ है वह किससे हुआ है? चलिए फटाफट बनाते जाइए। लाल किला, बेसाल्ट चट्टान, अवसादी चट्टान, कांतरी चट्टान, अग्नेय चट्टान। लाल किला का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान, अवसादी चट्टान, कांतरित चट्टान या अग्नेय चट्टान। भारत का जो लाल किला है भाई, इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान। लाल किला का जो निर्माण हुआ है वो अवसादी चट्टान से हुआ है, बलुआ पत्थर से, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से हुआ, ठीक है।
किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। जो क्या है? लाल बलुआ पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान है। ठीक है, कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान है दोस्तों। ठीक है, चलिए और चीज़ बताना चाहेंगे कि ताजमहल, जो आगरा का जो ताजमहल है, उसका निर्माण कांतरित चट्टान यानी रूपांतरित चट्टान से हुआ है। ताजमहल का निर्माण रूपांतरित यानी जैसे संगमरमर, संगमरमर क्या है? रूपांतरित है। क्या है? चूना का या बलुआ पत्थर, ये सभी का क्या है? रूपांतरित स्वरूप है, जिसे लोग संगमरमर करते हैं। तो क्या होगा कि जो आगरा का जो ताजमहल है वो किससे बना है? कांतरित चट्टान या आपको रूपांतरित चट्टान से बना हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जीवाश्म पाए जाते हैं। तो फटाफट बनाते जाइए। जीवाश्म पाए जाते हैं सेल, स्लेट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट में। जीवाश्म किसमें पाए जाएंगे? अक्सर जीवाश्म की जो हो वो अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्या बोलते हैं इसमें? अग्नेय चट्टान में। ग्रेनाइट बोल अग्नेय चट्टान में अवसाद नहीं पाया जाता है। तो उनमें से इसमें कोई एक आंसर इसमें आपको चूज करना है, आंसर निकालना है कि जीवाश्म पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? सेल, स्लेट, बेसाल्ट या ग्रेनाइट में। चलिए बनाते जाइए। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये, सेल। सेल क्या है? एक अवसादी चट्टान है। सेल क्या है? अवसादी चट्टान है। सेल का ही रूपांतरित भाग क्या है? स्लेट है। बेसाल्ट क्या है? ग्रेनाइट का रूप है। ठीक है, ग्रेनाइट बोलते हैं अग्नेय चट्टान का रूप है, और ग्रेनाइट भी क्या है? आंतरिक अग्नेय रूप है, और बेसाल्ट जो है बाह्य अग्नेय चट्टान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? ये सेल। सेल में ही अवसाद पाए किया, अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान बनती है। आग्नेय चट्टान बनती है किससे बनती है? गलित मैग्मा के ठंडा होने से, अवसादों के जमा होने से, चट्टानों के रूपांतरण से, जीवाश्म के जमा होने से। चलिए, आग्नेय चट्टान जो है, ठीक है, वह का जो निर्माण होता है, चट्टान क्या मुख्य से तीन प्रकार चट्टान, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान जो बनती है वो कैसे बनता है? गलित मैग्मा के ठंडा होने से, अवसादों को जमा होने से, चट्टानों के रूपांतरण से, या जीवाश्म के जमने से। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं। लाइक करना ना भूलें। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ये, गलित मैग्मा के ठंडा होने से। क्योंकि अग्नेय चट्टान जो क्या है? मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। ठीक है, मैग्मा जो धरातल के नीचे जो ज्वालामुखी के द्वारा, ठीक है, ज्वालामुखी के कारण जो मैग्मा बाहर आ जाता है, मैग्मा बाहर आते हैं, वह जमकर क्या होता है? लावा का एक ठोस पठार, लावा का रूप लेता है, यानी ठोस हो जाता है। ठंडा होकर वह ठोस हो जाता है, जिसे हम लोग बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। और वैसे कुछ मैग्मा जो अंदर ही जमकर रह जाते हैं, उसे हम लोग ग्रेनाइट कहते हैं। वो क्या? आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण क्या? गलित मैग्मा के ठंडा होने से ही आग्नेय चट्टान बनते हैं। ठीक है, अवसादों के जमा, अवसादों के ये जो है अवसाद जितने जमा होते हैं, ठीक है, क्या टूटे फूटे अग्नि जैसे अवसाद जो सारे जमा हो जाएंगे तो उससे अवसादी चट्टान बनेंगे। चट्टानों का रूपांतरण, वो भी चट्टान दाब ताप के कारण क्या रूपांतरित हो जाता है, उसे क्या कहता है? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जीवाश्म जमा होते हैं, जीवाश्म जमा होने से क्या बनता है? पेट्रोलियम तेल, ये सब क्या जीवाश्म के जमा होने से जो होते हैं उससे बनता है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पृथ्वी की सबसे पतली परत है। पृथ्वी की सबसे पतली परत है परपटी, मेंटल, क्रोड, आंतरिक क्रोड। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हमने आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वी की सबसे जो पतली परत है
वो कौन सी परत है? परपट्टी, मेंटल, क्रोड या का त्रिक्रोड? चलिए, इसका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ये सही है, परपट्टी। परपट्टी को हम लोग भूपर पट्टी कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं, वो क्या है, उसी को कहते हैं। देखिए जैसे ये, ठीक है, 3 भागों में इसकी जो मोटाई है परपट्टी का 30 किलोमीटर है मानी जाती है। मेंटल का क्या 2900 किलोमीटर है और इसका 6371, 2900 से 6371 तक। तो इसका जो मोटाई है सबसे कम है 30 किलोमीटर। परपट्टी की मोटाई सबसे कम है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पतली परत क्या है? परपट्टी है। अगला प्रश्न है, महासागरीय परपट्टी की मोटाई है, महासागरीय जो भाग है महासागरीय, उसकी परपट्टी की जो मोटाई है यानी भूपरपट्टी जो है, महासागरीय भूपरपट्टी की मोटाई कितनी है? 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अभी हमने क्या बताया, अगले ही प्रश्न में हम लोग डिस्कस किए कि महाद्वीप जो परपट्टी सबसे पतली परत है। तो परपट्टी में 2 आता है, महाद्वीपीय और महासागरीय परपट्टी, ठीक है। तो महाद्वीपीय और महासागरीय परपट्टी जो है उनमें से हमें बताना है कि महासागरीय परपट्टी की मोटाई कितनी होती है। आप जितने भी आंसर सही करते जा रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 5 किलोमीटर। महासागरीय परपट्टी की मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर दोस्तों, और महाद्वीपीय की 30 किलोमीटर है, 30 या 35 किलोमीटर ऐसा अनुमान लगा है, ठीक है। क्योंकि महासागरीय की जो परपट्टी वो पतली होती है, ठीक है। कि समुद्र तल से अगर हम देखें तो महाद्वीप ऊंचा भाग है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सेकेंड तो महासागरीय परपट्टी की मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। जैसे देखिए, चलिए माप से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये धरातल सतह का ऊपरी भाग है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया परपट्टी की मोटाई। तो महाद्वीप ऐसे है ना, इतना में जल हो गया, ये हो गया महाद्वीप। तो ये जो मोटाई है वो कम है, ये मोटाई ज़्यादा है, तो इसकी मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? चलिए, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? सबसे इजी प्रश्न, लेकिन दोस्तों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में यह रिपीट किया जा चुका है। पृथ्वी का औसत घनत्व है, जल्दी बताइए, 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर या 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या 5.0 प्रति 5 पॉइंट क्या है 0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो पृथ्वी का औसत घनत्व है, ठीक है। कितना है? 5.5 है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही प्रश्न बनाते हैं, फिर अगले दिन हम लोग इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे और सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही है। चलिए दोस्तों, अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, आप सबों से विदा लेता हूँ, नमस्कार।